मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में सबसे बढ़िया टॉपिक संज्ञानात्मक विकास। ये वाला जो टॉपिक है ये हमें बाल विकास में भी देखने को मिलेगा, अधिगम में भी देखने को मिलेगा। अधिगम के सिद्धांतों में भी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और बाल विकास में पढ़ेंगे बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो ये जो सिद्धांत है बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, 100% इसमें से प्रश्न आता है। पिछले वाले रीट में दोनों लेवलों में एक एक दो प्रश्न निकले थे, इसमें से हर एग्जाम में प्रश्न निकलता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कोई सा भी एग्जाम हो। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से समझना। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने। और ये जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, बड़े अच्छे आदमी थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का, और इसमें बताया जीन पियाजे ने कि बालक में ज्ञान का विकास कैसे कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में होकर के बालक में ज्ञान का विकास होता है, ये समझाया जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने क्या किया? खुद के बालकों के ऊपर रिसर्च किया। खुद के 2 बेटी और 1 बेटे थे, जैकलिन, ल्यूसिन, लॉरेंट ऐसे नाम थे बेटा बेटियों के। उनके ऊपर अध्ययन किया। जैसे उनका जन्म हुआ तो जीन पियाजे ने जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक प्रत्येक बालक पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि बालक में ज्ञान का विकास इस तरह से होता है, इस अवस्था में ये होगा, इस अवस्था में ये होगा। तो इसने संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई। इस अवस्था में ये विकास होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो ये कहता है कि जन्म के समय बालक में बुद्धि तो होती है, लेकिन ये बुद्धि कैसी होती है? अविकसित होती है। कैसी होती है? अविकसित। इसका मतलब जन्म के समय बालक बुद्धि तो होती है लेकिन अविकसित होती है। जितना बालक के साथ हम संक्रिया संज्ञान करेंगे, जितना एक्टिविटियां करेंगे, बालक उतना ही सीखता जाएगा। ये किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। बालक के साथ जितनी संक्रिया संज्ञान करो, जितना एक्टिविटी करो, उतना ही बालक सीखेगा। तभी तो जीन पियाजे ने बालक को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। जीन पियाजे ने बालक को कहा है नन्हा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि जन्म के समय बालक एक्टिव लर्नर होता है। ये जितना इसके साथ गतिविधियां करोगे, एक्टिविटियां करोगे, उतना ही ज्यादा सीखेगा। तो इसने 4 अवस्थाओं के द्वारा बताया कि बालक कैसे कैसे सीखता है। तो जीन ये पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले शब्दावली आती है, और शब्दावली सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इसमें पिछली वाली रीट की एग्जाम में प्रश्न आया था, स्कीमा का मतलब क्या है, स्कीमा किसे कहेंगे। सीटेट में प्रश्न आता है, एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। तो मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, उन शब्दों को ध्यान से देखते चलना। शब्दावली सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक आप लोग इस शब्दावली को क्लियर नहीं करोगे तब तक ये विकास सही समझ में नहीं आएगा, ये सिद्धांत सही समझ में नहीं आएगा। चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, हर टॉपिक की मनोविज्ञान शब्दावली होती है। तो जब तक शब्दावली क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे मैं शब्द बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक शब्द है स्कीमा, और एक शब्द है स्कीम्स। क्या अंतर है दोनों में? क्या स्कीम और स्कीम एक ही बात है? बड़ी शब्दावली है, ध्यान से सुनते चलना, समझना, समझने की कोशिश करना। निश्चित रूप से डेफिनेट समझ में आएगी ये। तो स्कीमा पिछले वाले रीट में आया था, इसमें से प्रश्न। स्कीमा का मतलब क्या होता है? उसमें ऑप्शन में था ज्ञान का संगठित रूप। तो निश्चित रूप से सही है, स्कीमा कहेंगे ज्ञान के संगठित रूप को। तो समझना स्कीमा किसे कहेंगे और स्कीम्स किसे कहेंगे, समझते चलना। स्कीमा कहेंगे ए ग्रुप ऑफ नॉलेज, ए ग्रुप ऑफ नॉलेज। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि किसी ज्ञान का संगठित रूप, या ज्ञान का संगठित रूप क्या कहलाएगा? स्कीमा। या मैं सीधी सिंपल साधारण भाषा में आपको ये कह दूं, ए सेट ऑफ नॉलेज। ए सेट ऑफ नॉलेज कह लो या ग्रुप ऑफ नॉलेज कह लो। ग्रुप ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ नॉलेज क्या कहलाएगा? स्कीमा।
अब मैं सीधी सिंपल साधारण भाषा में समझा रहा, ध्यान से सुनना, कि जब हमने पहली बार किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु को देखकर पहली बार हमारे माइंड में जो उसकी प्रतिमा या उसका बिंब या उसकी इमेज हमारे माइंड में बनेगी, तो पहली बार जो इमेज हमारे माइंड में बनेगी वो इमेज क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्कीमा। जैसे मान लीजिए पहली बार मैंने किसी आदमी को देखा, तो बताओ उस आदमी को हम देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक देखेंगे, पहली बार तो समग्र रूप में देखेंगे ना, एक साथ देखेंगे ना, पहली बार तो उसकी इमेज हमारी खोपड़ी में एक साथ बनेगी। तो पहली बार उसकी जो पूरी सूचना समग्र रूप से आई, कंप्लीट रूप से आई, वो कंप्लीट रूप क्या कहलाएगा? स्कीमा। क्या कहलाएगा? स्कीमा। और ए सिंगल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? स्कीम। किसी के बारे में सिंगल यानी एक सूचना, एक किसी वस्तु के बारे में अलग अलग सूचना, एक उसके पार्ट के बारे में सूचना क्या कहलाएगा? स्कीम्स। तो समझना, कंप्लीट रूप से किसी वस्तु के बारे में देखना स्कीमा, और उसके एक पार्ट की ओर देखना स्कीम्स। जैसे मैंने किसी आदमी को देखा पहली बार, अब आदमी को मैं पहली बार देखूंगा तो संपूर्ण रूप से तो देखूंगा, और उसकी जो इमेज मेरे माइंड में बनेगी वो क्या कहलाएगी? स्कीमा। और अब यदि आदमी को मैंने अलग अलग पार्ट देख रहा हूं, यार इसके तो 2 हाथ भी हैं, मैंने देखा कि इस आदमी के तो 2 हाथ भी हैं, मैंने कहा यार इसके तो 2 पैर भी हैं, इसके तो यार सिर भी है, इसके तो नाक भी है, इसके तो 2 कान भी है। मैंने एक पार्ट का उसका अध्ययन कर रहा हूं, एक पार्ट को देख रहा हूं, तो सिंगल इंफॉर्मेशन यदि मेरे पास आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? स्कीम्स। तो समझना, किसी को संपूर्ण रूप से देखना, समग्र रूप से देखना स्कीमा, और उसके एक पार्ट को देखना क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। जैसे पहली बार किसी बालक ने गाय को देखा, किसको देखा? गाय को देखा। अब जब पहली बार गाय को देखेगा तो समग्र रूप से देखेगा ना, कंप्लीट रूप से देखेगा, और पहली बार कंप्लीट रूप से देखा, उसके माइंड में जो इमेज बनेगी, जो बिंब बनेगा, जो प्रतिमा उसकी बनेगी, वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्कीमा। अब यदि बालक इस गाय के एक पार्ट को देखे कि यार इस गाय के तो 4 पैर होते हैं, एक पूंछ भी होती है, 2 सींग भी होते हैं, ऐसे यदि सिंगल इंफॉर्मेशन यदि ले रहा है, सिंगल पार्ट को देख रहा है तो कहलाएगा स्कीम। तो किसी वस्तु को संपूर्ण रूप से देखना, समग्र रूप में देखना स्कीम, और उसको एक पार्ट को देखना, सिंगल रूप से देखना क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। तो समझना, किसी वस्तु को समग्र रूप में देखना तो ये, और उसका सिंगल पार्ट देखना ये। अब मैं आपसे कह दूं कि बताओ रीट का एग्जाम, या मैंने कह दिया रीट, और रीट का नाम सुनते ही तुम्हारे माइंड में उसकी एक इमेज आएगी, वो तो कहलाएगा स्कीमा। अब यदि आप देखोगे कि रीट में क्या आएगा, आप देखोगे कि रीट में साइकोलॉजी भी आएगी, रीट में लैंग्वेज आएंगी, भाषा भी आएंगी, 2 भाषा आएंगी, लैंग्वेज फर्स्ट भी आएगी, लैंग्वेज सेकंड भी आएगी। आप देखोगे कि L1 में मैथ भी आती है, पर्यावरण भी आती है, आप देखोगे लेवल 2 में SST भी आती है, मैथ भी आती है। तो एक पार्ट का अध्ययन यदि आप कर रहे हो, एक पार्ट को देख रहे हो तो स्कीम्स, और पूरे रीट को देख रहे हो तो स्कीमा। ऐसे ही तुम्हारे सामने मैंने कहा सीटेट का नाम सुनते ही तुम्हारे एक स्कीमा बनेगा, वो तो तुम्हारी एक इमेज बनेगी, कंप्लीट रूप से आप देखोगे सीटेट नाम लेते ही, तो वो तो क्या कहलाएगा? स्कीमा। और यदि एक पार्ट को अंदर जाकर देखोगे तो वो क्या कहलाएगा? स्कीम। सीटेट में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। मैंने कह दिया तुमसे मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान शब्द कहते ही तुम्हारे माइंड में एक इमेज बनेगी, कंप्लीट रूप से जानकारी जाएगी, वो तो कहलाएगा स्कीमा। और मैंने कह दिया कि हमारे सिलेबस में मनोविज्ञान में से अधिगम है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिप्रेरणा है, RT है, NCF। एक पार्ट को बता रहा हूं, एक पार्ट को देख रहे हैं तो कहलाएगा स्कीम्स कहलाएगा। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु को समग्र रूप से देखना तो स्कीमा, और उसके एक पार्ट को देखना क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। जैसे किसी आदमी को देखना तो ये, और उसका आदमी एक पार्ट को देखें तो ये। किसी बालक ने किसी गाय को पहली बार देखा तो ये बनेगा।
और उसके एक एक पार्ट को देख रहा है तो फिर ये बनेगा। तो ध्यान रखना, हमारे जन्म के समय हमारे अंदर 4 स्कीमा होते हैं। कितने स्कीमा होते हैं? 4। हमारे अंदर जन्म के समय 4 स्कीमा होते हैं। एक तो होता है पकड़ना, एक होता है चूसना, एक होता है देखना। तो ध्यान से सुनना, एक तो पकड़ना, एक चूसना, एक देखना और एक सूंघना। ये 4 स्कीमा हमारे अंदर जन्म से ही पाए जाते हैं। इनके अलावा शेष स्कीमा हमारे अंदर वातावरण से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? वातावरण से विकसित होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि स्कीम और स्कीम में शायद अंतर समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु को समग्र रूप में देखना तो स्कीमा, और सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन लेना स्कीम। तो एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन तो कहलाएगा स्कीमा, और सिंगल ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगा स्कीम्स कहलाएगा। अब आगे हैं 2 शब्द हैं। एक शब्द तो है आत्मीकरण, या इसको आत्मसात भी कह सकता हूं मैं, और इसकी इंग्लिश होगी असिमिलेशन। और एक है समायोजन, या समावेशन, समायोजन या समावेशन, और इसको इंग्लिश में मैं कहूंगा एकोमोडेशन। तो 2 शब्द है मित्रों, ध्यान रखना। एक तो है आत्मीकरण या आत्मसात, इसको तो इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन, और एक शब्द है समायोजन या समावेशन, इसको बोलेंगे अकोमोडेशन। तो आत्मीकरण कहां पर होगा, कैसे होगा? ध्यान से सुनना। समायोजन है समावेशन कैसे होगा, कहां पर होगा? आत्मीकरण होता है हमारे पास 2 तरीके का ज्ञान होता है। कितने तरीके का ज्ञान होता है? 2। एक तो होता है पूर्व ज्ञान, और एक होता है नया ज्ञान। हमारे पास कितने तरीके का ज्ञान? 2। हमारी खोपड़ी में पहले से ही ज्ञान है, वो तो कहलाएगा ये, और हमारी खोपड़ी में वातावरण से ज्ञान आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? ये। तो ध्यान से सुनना, जब नया ज्ञान हमारे पास आया और ये नया ज्ञान फटाक दी से पूर्व ज्ञान के साथ मिल गया तो कहलाएगा आत्मीकरण। क्या कहलाएगा? आत्मीकरण कहलाएगा, या आत्मसात कहलाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? जब नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ मिला लेना, आत्मसात कर लेना, कहलाएगा आत्मीकरण। ध्यान से सुनना, जब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को मिला लेना क्या कहलाएगा? आत्मीकरण कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? सुनो, मान लीजिए किसी बालक ने कमल का फूल देख लिया। किसका फूल देख लिया? कमल का फूल देखा। ठीक है सर जी, खूब देखता आ रहा है, कमल का फूल है, ये कमल का फूल है। आगे चल के इस बालक ने देखा चमेली का फूल। किसका फूल देखा? चमेली का फूल। अब ये बालक चमेली के फूल को देखते ही कहेगा कि यार ये तो कमल का फूल है। अब ये बालक चमेली के फूल को भी क्या मान ले? कमल का फूल मान ले। तो समझना, नए ज्ञान को तुरंत किस में मिला लिया? पूर्व ज्ञान में मिला लिया। ये क्या कहलाएगा? आत्मीकरण कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एसिमिलेशन बोलेंगे। जब नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ मिला लेना क्या कहलाएगा? आत्मीकरण कहलाएगा। या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन कहते हैं कि जब मान लीजिए पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को तो मिला लिया, लेकिन भ्रम पैदा हो गया, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, डायरेक्ट मान लिया, ठीक है ना। अब उसमें यदि वो मॉडिफाई करेगा, थोड़ा और विस्तार करके यदि समझ करके उसे ग्रहण करे तो कहलाएगा एकोमोडेशन। या मैं ये कहूं कि जब ज्ञान का विस्तार करके यदि किसी बात को सीखे तो कहलाएगा समायोजन या समावेशन। इंग्लिश में बोलेंगे एकोमोडेशन। क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन। मान लीजिए ये बालक है, अब मैं ये कह दूं कि जब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को मिला लेना क्या कहलाएगा? असिमिलेशन। और जब पूर्व ज्ञान के साथ हम नए ज्ञान को मिला रहे हैं और उसको मैं थोड़ा सा विस्तार करके मॉडिफाई करके यदि हम मिला लें तो कहलाएगा
समायोजन या समावेशन। जैसे मान लीजिए किसी बालक ने देखा कौवा को, किसको देखा? कौवा देखा। कौवा का कलर काला होता है। अब इसने देख लिया और देखने के बाद कुछ समय बाद इसने देखा कोयल को। किसको देखा? कोयल को। कोयल का भी कलर काला, कौवा का भी कलर काला। बालक कौवा को तो जानता है, ये तो उसका पूर्व ज्ञान हो गया। अब इसने आगे देखा कोयल को, ये उसका नया ज्ञान हो गया। अब बालक यदि कोयल को देखते ही कहने लग जाए कौवा, कोयल को भी क्या मान ले? कौवा मान ले, तो समझ लो क्या हो गया? ये आत्मीकरण हो गया, आत्मसात हो गया या असिमिलेशन हो गया। अब बालक अब तो मान लिया ये, लेकिन आगे चल के इनमें अंतर कर ले कि कौवा ऐसा होता है, कोयल ऐसी होती है, कौवा ऐसे बोलता है, कोयल ऐसे बोलती है। इनमें अंतर कर ले, अपने ज्ञान में और विस्तार कर ले, अपने नॉलेज का मॉडिफाई कर ले, तो वो कहलाएगा एकोमोडेशन कहलाएगा या समायोजन या समावेशन कहलाएगा। जब ज्ञान में और विस्तार कर ले थोड़ा सा, इसमें तो डायरेक्ट मान लेगा, लेकिन इसमें अपने ज्ञान का विस्तार करेगा। तो जहां ज्ञान का विस्तार करे, थोड़ा और समझ करके ज्ञान को ग्रहण करे, तो वो कहलाएगा एकोमोडेशन कहलाएगा। और जहां डायरेक्ट ही मान ले सीधा, तो कहलाएगा आत्मीकरण कहलाएगा। अब मैं एक उदाहरण से चारों शब्दों को स्पष्ट करूंगा। स्कीमा, स्कीम्स, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ध्यान से समझना, ये बालक है, इस बालक को माहौल मिल रहा है अपने घर का। किसका माहौल मिला? घर का। ये बालक है, इस बालक को माहौल मिला घर का, और इस बालक ने अपने घर पर देखा बिल्ली को। किसको देखा? बिल्ली को। और बिल्ली है व्हाइट, व्हाइट बिल्ली को देखा। किसको देखा? व्हाइट बिल्ली को देखा। अब एक बात बताओ, अपने घर पर जब पहली बार ये बालक इस बिल्ली, व्हाइट बिल्ली को देखेगा, तो इसको समग्र रूप से देखेगा, टुकड़ों में देखेगा, इसके एक एक पार्ट को देखेगा? पहली बार तो संपूर्ण रूप से देखेगा ना। तो पहली बार यदि बिल्ली को देखा, तो बालक के माइंड में जो क्या बनेगा? ये कहलाएगा स्कीमा। क्या कहलाएगा? पहली बार बालक के माइंड में जो छाप बनी, जो इमेज क्रिएट हुई, वो कहलाएगा स्कीमा। यानी बालक को घर पर माहौल, घर के माहौल में रह रहा है, पहली बार बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को देखा तो इसके माइंड में क्या बनेगा? स्कीमा। अब यदि आगे ये देखें कि इस बिल्ली के तो यार 4 पैर भी हैं, इस बिल्ली के तो पूंछ भी है, इस बिल्ली के तो कान भी हैं या आंख, 2 आंख भी हैं। आगे चल के एक एक पार्ट को यदि बिल्ली के को देखता रहे ये बालक, तो बताओ एक एक पार्ट को देखना, ये क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्कीम्स। ध्यान रखना, पहली बार बालक ने बिल्ली को देखा तो स्कीमा, और बिल्ली के एक एक पार्ट को देखा तो स्कीम्स। अब आगे समझना, बिल्ली को देख लिया, अब आगे चल के ये बालक चला गया अपने मामा के घर चला गया। कहाँ चला गया? मामा के घर चला गया अपनी मम्मी के साथ। अब जैसे ये बालक अपने मामा के घर पहुंचा अपनी मम्मी के साथ, तो इसने इसके घर पर देखा कुत्ता देखा। क्या देखा? कुत्ता। और कुत्ता भी कैसा था? व्हाइट। कैसा था? व्हाइट। अब जैसे ही इस बालक ने अपने मामा के घर इस कुत्ते को देखा, तो इस बालक ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी देखो बड़ी बिल्ली। अब बालक ने कुत्ते को देखते ही क्या मान लिया? बिल्ली मान लिया। मम्मी देखो बड़ी बिल्ली। अब एक बात बताओ, कुत्ते को बिल्ली मान लिया, तो बताओ ये क्या कहलाएगा? ये एसिमिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बालक ने कुत्ते को भी क्या मान लिया? बिल्ली मान लिया, तो ये क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिला लेना, या नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में मिला लेना, क्या कहलाएगा? आत्मीकरण। अब बालक बता, बिल्ली को देखा तो बिल्ली तो कैसा ज्ञान हो गया? पूर्व ज्ञान। और जैसे बालक ने कुत्ता देखा तो कुत्ते को भी क्या मान लिया? बिल्ली मान लिया। तो बताओ कुत्ते को बिल्ली मान लेना, ये क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन या आत्मीकरण कहलाएगा। आगे चल के इसने देखा कुत्ता भौंकने लगा। क्या लगा? भौंकने लगा। और बिल्ली अलग तरीके से करती है, म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली, ठीक है ना, दोनों की आवाज में डिफरेंट।
अब आगे चल के जैसे ही इसने कहा मम्मी देखो बड़ी बिल्ली, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ते ने भौंकना प्रारंभ किया। इसने सोचा यार ये क्या, बिल्ली ऐसे थोड़ी करती है। इसने फिर आगे सोचा कि यार बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है। इनमें इसने थोड़ा और अंतर किया, आगे चल के अंतर किया और अंतर कर लिया कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। आगे चल के अपने ज्ञान का और विस्तार कर लिया कि बिल्ली ऐसी होती है, कुत्ता ऐसा होता है। तो आगे चल के इसने अपने ज्ञान का विस्तार कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा मित्रों, समायोजन या समावेशन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एकोमोडेशन। तो ध्यान रखना, किसी चीज को पहली बार देखना और हमारी खोपड़ी में एक इमेज क्रिएट हो, स्कीमा, उसको एक एक पार्ट को देखना, स्कीम्स, और नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ मिला लेना ये। और यदि कंफ्यूज हो थोड़ा सा और हम विस्तार करके उसको सीखें तो वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा। तो ध्यान रखना। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति चला गया किसी शादी में। कहां चला गया, किसी शादी या प्रोग्राम में चला गया। अब ये व्यक्ति घर पर खाता है रोटी। अब बता, रोटी खाने की इसकी स्टाइल अलग होगी नहीं होगी? घर पर तो रोटी के दो टूक करेगा, किसी प्रोग्राम फंक्शन में जाएगा तो बड़ी स्टाइल से खाएगा ये। अब हुआ क्या सर जी, ये व्यक्ति पहुंच गया किसी शादी में और रोटी खा रहा है, तो बताओ कोई बात है? कोई बात नहीं। अब ये शादी में पहुंच गया और इसने देखा पिज्जा। क्या देखा? पिज्जा देखा। और पिज्जे को लिया और उसने रोटी की तरह खाना प्रारंभ कर दिया पिज्जे को। तो बताओ, पिज्जे को भी क्या मान लिया इसने? रोटी। तो बता, पिज्जे को रोटी मानना ये क्या कहलाएगा? आत्मीकरण। आगे चल के इस व्यक्ति ने दूसरे आदमी को देखा कि यार ये तो पिज्जे को इस स्टाइल से खा रहा है, इस तरीके से खा रहा है, ऐसे थोड़ी कपता रोटी की तरह थोड़ी खाया जाता है पिज्जा। आगे चल के इसने अपने ज्ञान का और विस्तार किया, थोड़ा और मॉडिफाई किया। अगली बार इसने पिज्जे को पिज्जे की ही तरीके से खाया, रोटी की तरह नहीं खाया। तो अब बताओ आगे चल के क्या हुआ, इसका एकोमोडेशन हुआ। क्या हुआ? एकोमोडेशन हुआ। तो ये चार शब्द हो गए। उम्मीद करता हूं चारों शब्दों की जो शब्दावली आप लोगों की समझ में आई होगी, निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। तो आगे हम और सुनेंगे, ध्यान से सुनना। तो ये चारों शब्द क्लियर हो गए होंगे उम्मीद करता हूं। अगला है जीववाद, और जीववाद को बोलेंगे एनिज्मो। अब ये जो जीववाद शब्द है किसे कहेंगे? जीववाद। ध्यान से सुनना। जीववाद कहते हैं कि जब बालक निर्जीव वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को? निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानना प्रारंभ कर दे तो कहलाता है वो गुण बालक में जीववाद कहलाएगा। जब बालक निर्जीव वस्तुओं को क्या मान ले? सजीव मान ले, तो समझ लो बालक में कौन सा, किसका विकास होगा? जीववाद का विकास होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जब बालक निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मान ले? सजीव। यानी निर्जीव वस्तुओं को ऐसे माने कि जैसे सजीव प्राणियों की तरह ये कार्य कर रही हैं, ऐसा यदि मान ले तो कहलाएगा जीववाद। जैसे आप चेक करना, छोटा सा बालक है और रात्रि में वो घूम रहा है, तो रात्रि में समझना वो बालक चंद्रमा को देखेगा और चंद्रमा को देख करके क्या कहेगा? वो चंद्रमा को देखता जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर। क्या कहेगा? घर वालों से कहे पापा देखो ये चंद्रमा मेरे साथ साथ चल रहा है। अब बताओ, चंद्रमा चलेगा उसके साथ? नहीं चलेगा, लेकिन बालक को ऐसा प्रतीत होगा कि मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो चंद्रमा भी मेरे साथ इधर से इधर आ गया, मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो चंद्रमा भी मेरे साथ इधर से इधर आ गया। तो बालक ऐसा प्रतीत होता है। तो ये बालक में क्या कहलाएगा? जीववाद कहलाएगा। आगे मैं कह दूं, आप लोगों ने देखा होगा किसी ट्रेन या बस में यात्रा की है। आप चेक करना, जब आप छोटे थे तो आपने किसी बस या ट्रेन में यात्रा की होगी, और जब ट्रेन या बस चलती है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो पेड़ है ना, वो पेड़ भी हमारे साथ साथ चलते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ होगा आप लोगों को, याद करो। तो जब यदि आपको ऐसा लगा होगा तो समझो आपके अंदर क्या है? जीववाद। यानी एक बालक किसी ट्रेन या बस में बैठ करके यात्रा कर रहा है और बाहर वो
पेड़ों को देख रहा है, और वो पेड़ यदि उससे ऐसा लग रहा है कि मेरी बस या ट्रेन के साथ साथ यदि वो पेड़ भी चलते जा रहे हैं, तो समझ लो ऐसा यदि सोच रहा है तो बालक में क्या कहलाएगा? ये जीववाद। क्या कहलाएगा? ये जीववाद कहलाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा सा बालक है, उसको हमने हाथी का खिलौना ला करके दे दिया। किसका खिलौना ला करके दे दिया? हाथी का। अब वो बालक बताए खिलौना निर्जीव है सजीव? निर्जीव है। लेकिन इसको बालक क्या मानेगा? सजीव मानेगा, और इसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि हम सजीव प्राणियों के साथ करते हैं। ये बालक क्या करेगा? इस खिलौने को खिलाएगा, इधर से इधर लाएगा, इधर से इधर लाएगा, घर वालों से कहेगा, जाओ मेरा हाथी आ रहा है, आपको दबा देगा। अब बताओ ये खिलौना दबाएगा उनको? नहीं दबाएगा। लेकिन बालक क्या समझ रहा है इसे? सजीव। तो बताओ ये गुण बालक में कौन सा कहलाएगा? जीववाद का कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? जीववाद का। आप देखना, एक छोटी सी बालिका है, और इस बालिका को मैंने लाकर दे दी गुड़िया। क्या ला के दे दी? गुड़िया। अब ये बालिका क्या करेगी? इस गुड़िया को लाएगी, अपने पास रखेगी, खिलाएगी, इसका बढ़िया नाम रखेगी। जब खुद खाना खाएगी ये लड़की तो इस गुड़िया को भी खाना खिलाएगी, खुद सोएगी तो इस गुड़िया को भी अपने साथ सुलाएगी, और खुद नहाएगी तो गुड़िया को भी नहलाएगी। इसका मतलब ये बालिका या ये लड़की इस गुड़िया को क्या समझ रही है? सजीव समझ रही है। तो जब कोई बालक या बालिका किसी निर्जीव वस्तु को क्या समझने लग जाए? सजीव समझने लग जाए, तो समझ लो कौन सा गुण कहलाएगा? जीववाद कहलाएगा। बालक कहेगा साहब ये सूर्य उदास दिखाई दे रहा है। यदि कोई बालक कह रहा है कि आज ये सूर्य कैसे उदास दिखाई दे रहा है, तो समझ लो कौन सा वाला गुण है? जीववाद का गुण है। सूर्य कभी उदास होता है? नहीं होता। तो ऐसा यदि सोच बालक की होगी, ऐसा सोच रहा है, तो बालक में कौन सा गुण कहलाएगा? जीववाद का गुण कहलाएगा। एक होती है बालक में अहम केंद्रितता। कौन सी होती है? अहम केंद्रितता या आत्म केंद्रितता, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिज्म। अगला जो होगा बालक में वो होगा अहम केंद्रितता या आत्म केंद्रितता। ये क्या है समझना, जब बालक संसार की समस्त वस्तुओं को अपने लिए समझेगा, या बालक संसार की समस्त वस्तुओं का केंद्र बिंदु खुद को माने, तो कौन सा गुण कहलाएगा? अहम केंद्रितता कहलाएगा। जब बालक संसार की समस्त वस्तुओं केंद्र बिंदु खुद को माने, या सारी वस्तुओं के बीच में खुद को, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ माने, या सब वस्तुओं का केंद्र बिंदु खुद को माने, तो वो क्या कहलाएगा? अहम केंद्रितता कहलाएगा। जैसे देखना, ये बालक है, और इस बालक के घर में दीवार पर लगा हुआ है पोस्टर। क्या लगा हुआ है? किसी देवी देवता का या किसी अभिनेत्री का पोस्टर लगा हुआ है। और जैसे ही बालक घर में एंटर करेगा, उसकी नजर पोस्टर पर पड़ेगी, तो ये बालक घर वालों से क्या कहेगा? मम्मी देख, ये हमेशा मेरी ओर ही देखती रहती है, ऐसा कहेगा। या किसी हीरोइन का फोटो लगा हुआ है, बालक एंटर कर रहा है घर में, तो बालक क्या कहेगा? मम्मी देख, ये हमेशा मेरी ओर ही देखती रहती है। इसका मतलब बालक ऐसा सोच रहा है, तो समझ लो कौन सा गुण है बालक में? अहम केंद्रितता या आत्म केंद्रितता का। बालक क्या करेगा? बालक किसी मंदिर में पहुंच गया, और किसी मंदिर की मूर्ति को देख करके यदि बालक ये कहे कि देख, ये हमेशा मेरी ओर ही देखती है ये मूर्ति हमेशा, तो समझ लो बालक में कौन सा गुण कहलाएगा? अहम केंद्रितता का गुण कहलाएगा। कौन सा वाला गुण कहलाएगा? अहम केंद्रितता का गुण कहलाएगा। तो हम कहेंगे अहम केंद्रितता, जब बालक संसार की समस्त वस्तुओं का केंद्र बिंदु स्वयं को माने, तो कहलाएगा अहम केंद्रितता। और जब बालक निर्जीव वस्तुओं को क्या माने? सजीव, तो कहलाएगा जीववाद। और एक सबसे बढ़िया है जो पिछले सीटेट में इसमें से प्रश्न आया था, एक तो होता है पलटावी, और एक होता है अपलटावी। ये दो गुण होते हैं, पलटावी और अपलटावी। इसको तो बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी, और इसको बोलेंगे इरिवर्सिबिलिटी।
इसको रिवर्सिबिलिटी और इसको इररिवर्सिबिलिटी, ये पलटावी और ये अपलटावी। तो ध्यान से सुनना, पलटावी गुण कैसा होगा, अपलटावी कैसा होगा, कब विकसित होगा? तो ध्यान से सुनना, जब बालक रिश्तों को दोनों तरफ से समझना प्रारंभ कर दे, जब बालक रिश्तों को दोनों तरफ से समझना प्रारंभ कर दे तो गुण कहलाएगा ये। और जब बालक रिश्तों को केवल एक तरफ से समझता है, दूसरी तरफ से नहीं समझता, तो ये गुण कहलाएगा कौन सा वाला, अपलटावी। मैं कह दूं कि बालक जब रिश्तों को केवल एक तरफ से समझना प्रारंभ करे, दूसरी तरफ से नहीं समझे, तो ये वाला गुण। और जब बालक रिश्तों को एक तरफ से समझ जाए और दूसरी तरफ से भी समझना प्रारंभ कर दे, तो बालक में गुण कौन सा होगा, पलटावी का गुण विकसित होगा। कैसे, ध्यान से समझना, एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा बालक है और इस बालक की बुआ जी, कौन है, बुआ जी इसके घर पर आई हुई है और इस बुआ जी के साथ इसका बेटा भी आया हुआ है। ये बालक है और इस बालक के घर पर आई हुई इसकी बुआ जी और इसकी बुआ जी के साथ इसका छोटा सा बेटा भी आया हुआ है। अब ये बालक तो इससे क्या कहेगा, मम्मी कहेगा, माँ कहेगा। तो जैसे ही इस छोटे से बालक ने इस महिला से मम्मी कहा, इधर से इस बालक ने इसकी ठुकाई कर दी और क्या कहा कि ध्यान रख, ये तेरी मम्मी नहीं है, ये तो मेरी क्या है, बुआ जी है। तो बताओ इस बालक में कौन सा वाला गुण होगा, ये वाला होगा अपलटावी का। क्योंकि बालक को ये तो पता है, बालक रिश्तों को केवल एक तरफ से समझता है, एक साइड से समझा। बालक को ये तो पता है कि ये महिला मेरी बुआ जी लगती है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये महिला मेरी बुआ जी लगने के साथ साथ इस बालक की मम्मी भी लगती है। तो समझना, जब बालक रिश्तों को केवल एक साइड से समझे, एक तरफ से समझे, तब तो ये। और जब बालक दोनों तरफ से समझना प्रारंभ कर दे तो ये। इसका मतलब अब थोड़े दिन बाद बड़ा होगा, मान लीजिए बालक को और ज्ञान का विकास हुआ, बालक की फिर ये बुआ जी घर पर आई, इसके साथ ये बालक आया हुआ है। अब यदि ये बालक इससे मम्मी कहेगा और ये समझने लग जाएगा कि यार ये जो महिला है, ये महिला मेरी बुआ जी तो लगती है, साथ साथ इस बालक की क्या लगती है, माँ लगती है। तो अब बालक रिश्तों को दोनों तरफ से समझना सीख गया। तो जब बालक रिश्तों को एक तरफ से समझे तो ये, और जब बालक रिश्तों को दोनों तरफ से समझना प्रारंभ कर देता, ये वाला गुण कहलाएगा, पलटावी कहलाएगा। कैसे, इसको और समझना थोड़ा सा और आगे ब्रॉड माइंड से। मैं कह दूं बालक से कि बेटा देख, 2 और 2 कितना होता है, 4। ये तो बालक जानता है कि 2 और 2 कितना होता है, 4। लेकिन बालक से मैं ये कह दूं 4 - 2 = 2, बता बेटा ये 2 कैसे आया। तो बालक अब नहीं बताएगा, केवल एक तरफ से जानता है, दूसरी तरफ से नहीं जानता। तो एक तरफ से जानेगा, दूसरी तरफ से नहीं जानेगा, तो बताओ बालक में अपलटावी गुण का अभाव। और बालक ये भी समझ जाएगा और ये भी समझ जाएगा, तो समझ लो किसका विकास हो जाएगा, पलटावी गुण का विकास हो जाएगा बालक में। मान लीजिए एक बालक है, एक बालक के घर पर आकर के किसी पड़ोसी महिला ने आकर कहा, बेटा तेरी मम्मी कहाँ पर है, बुला के लाना। तो वो बालक आवाज लगाएगा, मम्मी आंटी बुला रही है आपको, उसकी मम्मी आ जाएगी, ठीक है ना। अब यदि वही महिला, पड़ोसी महिला उस बालक से यदि ये कहती कि छोरे तेरे बाप की घरवाली कहाँ पर है, बुला के ला, तो बालक क्या कहेगा, ये कौन है, ये हमारे यहाँ पर नहीं रहती, जाओ आप। बताओ बालक कहेगा नहीं कहेगा, 100% कहेगा। इसका मतलब बालक केवल अपनी यदि एक ही तरफ से रिश्तों को समझता है, दूसरी तरफ से नहीं समझता, यदि दूसरी तरफ से नहीं समझ रहा है तो ये, और बालक रिश्तों को दोनों तरफ से समझना सीख गया तो ये वाला गुण कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं पलटावी और अपलटावी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब एक होता है वस्तु स्थायित्व, एक शब्द है वस्तु स्थायित्व, और वस्तु स्थायित्व को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब वस्तु जो स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये कैसा होगा, ध्यान से समझना। एक तो होता है वस्तु स्थायित्व का अभाव,
और एक होगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व कहता है हमारे सामने वस्तु नहीं है, फिर भी वो वस्तु हमारे सामने हो, ऐसा ज्ञान यदि प्रतीत हो तो कहलाएगा वस्तु स्थायित्व। और यदि जब तक वस्तु हमारे सामने है तब तक ही उसके बारे में जानकारी हो, और जैसे हमारी आंखों से ओझल हो गई, वस्तु गायब हो गई, हमारे माइंड से भी गायब हो गई, तो समझ लो हमारे अंदर वस्तु स्थायित्व का अभाव होगा। जैसे मान लीजिए बालक को मैं मोबाइल लाया, छोटा सा बालक है, और उस बालक को मैंने मोबाइल दे दी खेलने के लिए। बालक खेलने लग गया, थोड़ी देर बाद मैंने बालक से मोबाइल ले ली, बालक रोने लगा, मैंने कह दिया बेटा ये मोबाइल देख चिड़िया लेकर उड़ गई, और मैंने वो मोबाइल पीछे की तरफ छुपा ली। अब बता बालक कहेगा मेरे से कुछ नहीं कहेगा, उधर देखेगा, देखने के बाद ध्यान भूल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा बालक? वस्तु स्थायित्व का अभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाव। इसका मतलब किसी वस्तु का महत्व बालक के सामने तब तक होगा जब तक कि वो उसके सामने है, लेकिन जैसे आंखों से ओझल हो गई वस्तु का महत्व कम हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल खत्म। समझ लो ये क्या कहलाएगा? वस्तु स्थायित्व का अभाव। और वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है जन्म से लेकर के 18 माह तक होता है। कब तक होता है? जन्म से लेकर के 18 माह तक होता है। और वस्तु स्थायित्व भाव विकास होने लग जाएगा 18 माह से 24 माह के मध्य में विकास होने लग जाएगा। इसका विकास होने लग जाएगा किसका? वस्तु स्थायित्व का। जैसे मान लीजिए हम यदि 2 वर्ष के बालक से मैं ये कहूं मैंने मोबाइल ले ली, खुशहाली उससे, और बालक रोने लग जाएगा, मैंने बालक से बेटा देख चिड़िया लेकर के उड़ गई मोबाइल को, मैंने ऐसे कर लिया। अब बालक बताओ विश्वास करेगा? बालक नहीं करेगा, बालक खड़ा होकर पीछे आकर के देख लेगा। इसका मतलब क्या विकास हो गया? वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें विकसित हो गया। तो वस्तु स्थायित्व का अभाव और वस्तु स्थायित्व अलग अलग चीज है। बालक के सामने वस्तु का महत्व तब तक है जब तक कि सामने है, और आंखों से ओझल हो जाने की वस्तु का कोई महत्व नहीं, तो समझ लो वस्तु स्थायित्व का अभाव। और आंखों के सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसका भाव यदि सामने है, ठीक है ना, वस्तु यदि उसके सामने ऐसा प्रतीत हो रही है कि है, तो समझ लो वस्तु स्थायित्व। जैसे हमने कहते बेटा ये क्या है, ये है, ये है, ये सारी चीजों का बालक बता देगा, तो समझ लो उसमें किसका विकास हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाएगा। एक है संरक्षण, और संरक्षण में से सीटेट में प्रश्न आया था, एक शब्द है संरक्षण, और इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन। अब ये जो संरक्षण है ये क्या होता है? ये होता है आकृतियों में। किसमें होता है? ये आकृतियों में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बालक के सामने कोई आकृति बनाई, और बालक के सामने आकृति बनाई, आकृति है तब तक तो वो बता देगा, लेकिन जैसे उसको मैंने दूसरी आकृति बना दी बालक भूल जाएगा। यदि भूल गया तो समझ लो संरक्षण का अभाव, और यदि बता देगा तो संरक्षण का विकास कहलाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बालक के सामने आकृति बना दी बी की। किसकी आकृति बना दी? बी की आकृति बना दी। अब मैंने कहा बेटा देख ले, बालक ने देख लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या किया? इसको ऐसे बना दिया। मैंने कहा बेटा बता वो आकृति कहां गई? अब बालक कहेगा साहब कहां चली गई है तो आकृति। अब बालक भूल गया तो समझ लो संरक्षण का अभाव, और यदि नहीं भूला तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन होगा उसमें, और यदि भूल गया तो कंजर्वेशन का अभाव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बालक के सामने लिख दी आई, बालक देख रहा है, अब मैंने आई का बना दिया, ये बना दिया, अब बी बन गया, अब वो पहले वाली आकृति खत्म। अब बालक से बेटा बता आई कहां पर है, बालक बता नहीं पाएगा, कहेगा साहब पता नहीं कहां चली गई, तो समझ लो उसमें संरक्षण का अभाव है, और यदि पहचान लेगा तो संरक्षण का विकास है। जैसे मैंने एक रेखा खींची कि बेटा देखिए ए और बी नाम की एक रेखा है,
अब बालक को मैंने बता दी, अब मैंने इस दर से एक रेखा इसको ऐसे मिला दी और एक कोण बना दिया, इसका नाम दे दिया सी। अब मैं बालक से पूछूंगा बेटा बता वो रेखा कहां पर है, बालक कहेगा साहब पता नहीं कहां चली गई। यदि पहचान नहीं पा रहा, आकृति को भूल गया, तो समझ लो उसमें संरक्षण का अभाव है। और यदि वो बता दे कि साहब आपने ये अलग कर लिया लेकिन रेखा तो ए और बी बिंदु तो ये है, यदि बता देगा तो संरक्षण, और नहीं बताएगा तो संरक्षण का अभाव कहलाएगा। समझ में आया या नहीं आया? निश्चित रूप से आ गया, उम्मीद करता हूं। तो आगे हमारी ये शब्दावली यहीं तक, आगे हम आगे और इसको पढ़ेंगे विस्तार से, जैसे और शब्द आएंगे उनको और पढ़ेंगे, ठीक है ना।